नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने संघर्ष के बारे में पढ़ा। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, किस तरीके से हम इसको समझें, क्या ये लड़ाई झगड़े से संबंधित है या कुछ और से है, क्यों, किस प्रकार हम इसका सकारात्मक इसका प्रयोग कर सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी लेके आ सकते हैं, पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो है मेथड्स, कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट को हम किस तरीके से मैनेज करें, किस तरीके से हम इसको मिनिमाइज करें, किस तरीके से हम रोक सके, ये जो संघर्ष है हम इसको किस तरीके से रोक सके। थोड़ी देर के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। अब जैसे इंडिया और चाइना का एग्जांपल लेके चलिए। इंडिया का और चाइना का किस पे डिस्प्यूट है? बॉर्डर पे लेकर कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, जो बॉर्डर को लेकर क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है दोनों में। वो कहता है नहीं ये सीमा मेरी है, ये कहता है ये सीमा मेरी है। अब देखिए ये तो कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। और कॉन्फ्लिक्ट हमने जैसे पढ़ा था तो क्या पढ़ा था? कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? एक तरह से मतभेद होता है, ठीक है, मतभेद। ये केवल लड़ाई झगड़े से संबंधित नहीं है। डिफरेंस इन ओपिनियन, आपके मतों में भेद होता है। और ये आप सभी को क्लियर ही है कि जो मतभेद है वो निरंतर चलने वाली क्रिया है। कि कोई भी कैसी भी लाइफ स्टाइल हो, कि कैसा भी जीवन हो, मतभेद हमेशा रहेगा। अब उसी एग्जाम्पल पे अब हम दोबारा आते हैं कि मान लीजिए जो इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर कन्फ्लिक्ट है, तो हो सकता है कि ये नेगेटिव इम्पैक्ट में ये एकदम से ट्रेड ब्लॉक हो जाए इंडिया और चाइना के बीच में, ट्रेड ही ना हो। ठीक है, और क्या हो सकता है कि हम इसको किस तरीके से मिनिमाइज करें कि इन दोनों का कॉपरेशन आए। अब जैसे कॉमर्स ट्रेड में इनका क्या है, कॉपरेशन है। ठीक है, तो जो कन्फ्लिक्ट स्टडीज है वो क्या काम करती है कि किस तरीके से कन्फ्लिक्ट का पॉजिटिव यूज करा जाए। ठीक है, कन्फ्लिक्ट हमेशा रहेगा, राष्ट्र के बीच में, राज्य के बीच में, व्यक्तियों के बीच में और परिवारों के बीच में भी होता है। व्यक्ति व्यक्ति से कन्फ्लिक्ट होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सारे चैनल्स को बंद करके एकांतवास की नीति अपना लें, कि हम किस तरीके से ये जो कन्फ्लिक्ट है इसको कैसे मिनिमाइज करें। अब इन्हीं कन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है, हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, ये रहा मेथड्स। ठीक है, अब देखिए जो कन्फ्लिक्ट को मैनेज करना है तो वो दो बातों पे निर्धारित होती है। सबसे पहले उसकी सीवियरिटी क्या है, कन्फ्लिक्ट की कितना गंभीर वो मुद्दा है। ठीक है, सीवियरिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट पहला पॉइंट। और दूसरा है कि विलिंगनेस, जितनी भी पार्टी है उनकी इच्छा है भी या नहीं है किसी भी कन्फ्लिक्ट को शांत करने के लिए, या किसी भी कन्फ्लिक्ट का निदान करने के लिए, समाधान करने के लिए। अब देखिए अगर आप देखोगे ध्यान से तो जो इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर कन्फ्लिक्ट है, कभी भी चाइना ये नहीं चाहता कि इंडिया और ये चाइना इसे क्लियर करना ही नहीं चाहता। वो क्या चाहता है कि ये कन्फ्लिक्ट बना रहे, जिससे क्या इंडिया को हम परेशान करेंगे। अब देखिए इंडिया के लिए क्या प्रॉब्लम है, मान लीजिए कोई कंट्री है, कोई डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया ही मान ले रहे। अब ये देखिए अगर कन्फ्लिक्ट पे ये ज़्यादा ध्यान देंगे तो ये जिसका जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, ठीक है, वो रुक जाएगा। जितना भी अटेंशन है सारा ये कन्फ्लिक्ट ही ले लेगा, है ना। टेंशन की सिचुएशन बनी रहेगी। तो इस परिस्थिति में क्या कोई नेशन डेवलप हो सकता है? कि मान लो एक तरफ आपके पास इतना सारा टेंशन है, इतना सारा कन्फ्लिक्ट है, और एक तरफ पे आप डेवलपमेंट की बात कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ध्यान देना पड़ेगा। और आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं जो उत्थान करने के लिए, क्या नाम है, राष्ट्र का उत्थान करने के लिए, वो सारे रिसोर्सेज कहाँ चले जाएंगे? इस कन्फ्लिक्ट के ऊपर चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमें दो बातें लेके चलनी है कि जो कन्फ्लिक्ट को मैनेज करने के दो ही फैक्टर्स हो सकते हैं। सबसे पहले कि उसकी सीवियरिटी क्या है, कितना गंभीर वो संघर्ष है। और दूसरा है कि पार्टी कितनी विलिंगनेस से उसको रिजॉल्व करना चाहती है, कि पार्टी का इंटरेस्ट है भी या नहीं है। अब इन्हीं दोनों को ध्यान में रखते हुए, पहला और दूसरा है विलिंगनेस, इन्हीं दोनों को ध्यान में रखते हुए ये हमारे पास बहुत सारे कन्फ्लिक्ट मैनेज करने की टेक्निक्स हैं। ठीक है, मेथड्स हैं। ठीक है, मेथड्स हैं। तो देखिए
अभी हमें जो कोर्स में जो पढ़ना है वो कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पढ़ना है, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पढ़ना है और कन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है। ठीक है, तो ये तीनों और भी होते हैं, कन्फ्लिक्ट सेटलमेंट भी होता है, वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो हम इन तीनों को पढ़ रहे हैं कि क्या है कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, रिजोल्यूशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो सबसे पहला है वो है संघर्ष प्रबंधन। देखिए कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, अब देखिए कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को पढ़ने से पहले सबसे पहले आप मैनेजमेंट का एक थोड़ा सा मीनिंग समझ लीजिए। देखिए मैनेजमेंट का मतलब होता है कि कोई सब्जेक्टिव अप्रोच, कि कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है कि आपको उसी वे में काम करना है, आपको मैनेज करना है अपने पर्सनल लेवल पे। तो थोड़ी देर के लिए मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि देखिए एक होता है IAS, आप सबने सुना हुआ, और एक मान लीजिए बैंक मैनेजर, बैंक का मैनेजर। ठीक है, अब देखिए जो IAS है इसको तो जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा हुआ है, जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है उसी के हिसाब से इसे कार्य करना है। कोई भी इसमें इसका पर्सनल ओपिनियन नहीं है। हो सकता है कुछ मैटर में उनका पर्सनल ओपिनियन में हो, मगर ज़्यादातर इनको क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही काम करना है। अब देखिए जो बैंक मैनेजर है, कि नो डाउट जो हेड बैंक है, RBI हो गया या फिर जो जो बैंक के बोर्ड्स है, उन्होंने गाइडलाइंस दे रखा है, मगर इसको काम निकलवाना है तो ये क्या करेगा, अपने लेवल पे चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेगा, चीज़ों को करवाएगा। कि मान लो कि बैंक के अंदर इतने लोगों की ज़रूरत है कैशियर पे, तो कैशियर पे लोग कम है तो वहाँ पे ज़्यादा करनी है। हाँ भाई, कोई वर्किंग पेपर में लोगों को कम जरूरत है तो वहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। कि मैनेज करना, कि परफेक्टली बैंक फंक्शन करे, कि सभी चीज़ों को पूरा कर सके। तो मैनेज से यहाँ पे हम समझ लेके जा रहे हैं कि जो शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म, ठीक है, शॉर्ट टर्म मतलब जो टेम्पररी है उस चीज़ों को मैनेज कर देना। ठीक है, टेम्पररी चीज़ों को मैनेज कर देना, या फिर अपने सब्जेक्टिव वे में कि हाँ आप इस चीज़ों से बचना चाहते हैं या फिर अपने लेवल पे मैनेज कर पा रहे, उन सब से इसका अर्थ है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने जो समझाया बैंक मैनेजर और IAS। ठीक है, थोड़ा सा और अगर समझना हो तो एक तरफ देख लीजिए, अगर माइथोलॉजी की बात करें तो देखिए राम एक करेक्टर रख लीजिए और एक कृष्ण करेक्टर रख लीजिए। अब देखिए राम जो करेक्टर है वो क्या कहता है कि रघु की रीत सदा चली आई, है ना, हमेशा रूल्स को फॉलो करना है। आपने देखा होगा कि जो भगवान राम है वो क्या है, हमेशा रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, है ना, कभी भी रूल्स को ब्रेक नहीं कर रहे। और वहीं पे जो कृष्ण जी है वो मैनेज कर रहे हैं, तो इनको देखेंगे आप कि वो रूल्स को ब्रेक भी कर रहे हैं हर जगह। ठीक है, तो मैनेज करना, किस लिए रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं, उनका ये मोटिव नहीं कि रूल्स को ब्रेक ही करना है, किसके लिए, मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो ये माइथोलॉजिकल एग्जांपल हो गया। तो मैनेज करना और एडमिनिस्टर करना ये दोनों डिफरेंट है, और यहाँ पे जो हमारा जो सब्जेक्ट पॉइंट है वो है मैनेजमेंट। ठीक है, तो कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कैसे होगा। ठीक है, तो पहला जो सेंटेंस है उसमें क्या मैंने यूज करा है कि देखिए इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, ये मानव जीवन में या राष्ट्र के जीवन में या राज्यों के बीच में ये इम्पॉसिबल है कि हम ना ये जो संघर्ष है उसको खत्म कर दें या इससे बच जाए। हर किसी राष्ट्र को इससे जूझना ही पड़ता है, को ये संघर्षों से लड़ना ही पड़ता है। ठीक है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन दे लो, तो इससे बचना असंभव है। ठीक है, जैसा कि पहले उल्लेखित किया गया है, जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे कि संगठन के भीतर, राष्ट्रों के बीच या केवल दैनिक जीवन में संघर्ष से बचना असंभव है। ठीक है, उसके बाद क्या है, कॉन्फ्लिक्ट कैन हैव पॉजिटिव आउटकम्स। ठीक है, अब देखो इधर जितना भी हम सबने समझा, जितना भी वो पढ़ा कि कॉन्फ्लिक्ट तो बुरे होते हैं, नहीं, कॉन्फ्लिक्ट के पॉजिटिव आउटकम हो सकते हैं, सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। कैसे, अगर हम इसको ठीक तरीके से प्रभावित रूप से अगर हम मैनेज कर लेना इसको, तो इसके सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट के। कैसे, अब जो देखिए ये जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है ना, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट क्या है, ये क्या करता है कि जो भी हमारा कॉन्फ्लिक्ट है ना उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर, सबसे पहले क्या करेगा, पहचान करेगा
कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे हम पहले हम पहचान करते हैं, ठीक है, कि ये हमारा कन्फ्लिक्ट है, ठीक है। और दूसरे क्या करते हैं, जितनी भी पार्टी है उनको क्या करते हैं, इनकरेज करते हैं, किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए। तो दूसरा क्या है, इनकरेज करना, ठीक है, किसके लिए, सॉल्यूशन, ठीक है। और सॉल्यूशन कैसा हो, कि ऐसा सॉल्यूशन हो जिसपे सभी लोग अग्री कर सके, ठीक है, क्लियर हुआ। तो यहां पे हम क्या समझ रहे हैं कि अगर हम कन्फ्लिक्ट को अगर हम सही स्वरूप में उसका प्रबंधन करें तो इसके सकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। क्या क्या सकारात्मक परिणाम है, सबसे पहले कि अगर हम ठीक से मैनेज करेंगे या उसका प्रबंधन करेंगे तो हम जान सकेंगे कि क्या समस्या है, किस लिए ये संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई। और दूसरा क्या है कि जितनी भी पार्टी है उन सबको हम ला सकते हैं सॉल्यूशन के लिए, ऐसा सॉल्यूशन जिसपे सब अग्री हो सके, ठीक है। यदि इसे प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जाता है तो संघर्ष के सकारात्मक परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि यह मुद्दों की पहचान करता है। पहला, यह मुद्दों की पहचान करने में मदद कर सकता है, ठीक है, कौन से मुद्दे हैं, और सभी शामिल पक्षों को ऐसे समाधान के साथ आने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है जिन पर सभी सहमत हो, ठीक है। उसके बाद हालांकि यदि संघर्ष असहनीय हो जाते हैं तो वह इनमें शामिल सभी लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब देखो, थोड़ी देर के लिए अगर देखो कन्फ्लिक्ट है, ठीक है, अगर वो सहनशील नहीं हो पा रहा, ठीक है, तो क्या होगा, वॉर हो जाएगा, ठीक है, वॉर हो जाएगा। तो वॉर से होगा क्या, सभी का ग्रोथ रुक जाएगा, सभी का ध्यान केवल वॉर जीतने में हो जाएगा। साइंस, टेक्नोलॉजी, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सब धरा का धरा रह जाएगा। सबको क्या रह जाएगा कि वॉर जीतना है, ठीक है, अपने आप को बचाना है, सरवाइव करना है, ठीक है, वो सब रुक जाएगा। तो क्या है कि इसके नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं अगर असहनीय हो तो, ठीक है। नकारात्मक परिणामों से बचने के लिए संघर्षों का प्रबंधन करना महत्वपूर्ण है। ये जितने भी नेगेटिव इम्पैक्ट से बचने के लिए हमें मैनेजमेंट की जरूरत है, ठीक है, नेगेटिव इम्पैक्ट से बचने के लिए हमें मैनेजमेंट की जरूरत है। मोटा मोटी यहाँ से हम कितनी बातें लेके चल रहे हैं कि अगर हम जो संघर्ष है उसको ठीक तरीके से हम उसका यूज करें तो उसके सकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। पहला क्या है कि ये मुद्दों की पहचान करेगा, दूसरा क्या है कि ये समाधान उपलब्ध कराएगा सभी शामिल पक्षों के लिए जिसपे सभी सहमत हो सके, ठीक है। और प्रबंधों के संघर्षों के नकारात्मक परिणाम से बचने के लिए हमें प्रबंधन की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। अब आगे देखिए क्या है, conflict management is used to here to refer limitation, ठीक है। जो हम conflict management की बात कर रहे हैं उसका हम किस तरीके से संदर्भित कर सकते हैं, conflict management को अगर हमें बताए तो किस तरीके से कि limitation, mitigation and containment of conflict, ये तीनों LMC याद रखिएगा, ये तीनों कैसे कि कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का मतलब यह है कि हम कन्फ्लिक्ट को लिमिट करें, उसको मिटिगेट करें और उसको कंटेन करेंगे, ठीक है। लिमिट करना कि ये जो कन्फ्लिक्ट है, मान लो कि बॉर्डर डिस्प्यूट है इंडिया और चाइना के बीच में, ठीक है, इंडिया और चाइना के बीच में क्या है, बॉर्डर डिस्प्यूट है, तो ये और किसी सेक्टर्स पे इसका प्रभाव ना हो, ठीक है, ट्रेड एंड डेवलपमेंट पे इसका कोई प्रभाव ना हो, कॉमर्स पे इसका कोई प्रभाव ना हो, कल्चरल पे इसका कोई प्रभाव ना हो, ठीक है। तो इसको लिमिट करना, एक जिस परिस्थिति में है उसी में छोड़ देना, ठीक है, उसको लिमिट करना, उसको सीमित करते जाना, मिटिगेट करना। अब देखिए मिटिगेट का मतलब होता है कि जो इसकी सीरियसनेस है, जो जो जिसकी इसकी जितनी भी गंभीरता है, सीरियसनेस है, इसको निष्क्रिय बना देना एक तरीके से, ठीक है, कि इसका प्रभाव कम कर देना। मिटिगेट का मतलब होता है प्रभाव कम कर देना या फिर इसकी जो सीरियसनेस है उसको खत्म कर देना। और तीसरा जो है कंटेनमेंट, कि इसको रोकना, इसका रोकथाम करना कि ये और ना बढ़े, ठीक है, क्या करे, इसको रोकथाम करना, इसको और ना बढ़ावा मिले,
ये वहीं पे बंद जाए, उसको और सीमित करे, कंटेन करे, ठीक है, उसका प्रसार ना होने दे इस कन्फ्लिक्ट का। ठीक है, आगे हम देखें कि ये इन तीनों LMC से ही रिफर करता है, rather than the durable elimination of causes of conflict। देखो ये बात नहीं करता कि हमें कोई परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है, क्या कोई परमानेंट सॉल्यूशन, शॉर्ट टर्म की बात करता है, ठीक है, एक तरीके से कि हमें कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं चाहिए, कोई ड्यूरेबल वो सॉल्यूशन नहीं चाहिए। अभी जो वर्तमान में जो प्रॉब्लम है बस वो हमारी शांत हो जाए, ठीक है, उसको लिमिट कर दे, मिटिगेट कर दे, उसको कंटेन कर दे, ठीक है। देखिए इसका एक बार, इसका उपयोग संघर्ष के लिए टिकाऊ उन्मूलन के बजाय, ठीक है, टिकाऊ उन्मूलन के बजाय संघर्ष का सीमाबद्ध कर देना, उसका शमन कर देना, उसके मतलब उसके प्रभाव को निष्क्रिय कर देना या उसके प्रभाव को कम कर देना और रोकथाम को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट अप्रोच टेंड टू फोकस मोर ऑन मिटिगेटिंग। अब देखिए जितना भी इसका ज्यादातर फोकस है ना मिटिगेटिंग पे है और कंट्रोलिंग द डिस्ट्रक्टिव कॉन्सिक्वेंस दैट इमिनेंट फ्रॉम अ गिवन कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। अब देखो जितना भी इसका ज्यादातर फोकस है ना कि इसको मिटिगेट करना, इसकी सीरियसनेस को खत्म कर देना। मान लो कोई भी इशू है, बॉर्डर डिस्प्यूट भी है, तो इसकी सीरियसनेस ही खत्म कर दो, ठीक है। तो क्या होगा, इससे क्या होगा कि वो जो इम्पैक्ट है, जो इधर जो कॉन्फ्लिक्ट का इम्पैक्ट है दूसरे सेक्टर में आएगा नहीं, वहीं तक सीमित रहेगा, ठीक है। मिटिगेट करना और क्या, जो मान लो अगर कॉन्फ्लिक्ट की कॉन्सिक्वेंस से बचना, कि जैसे वॉर और ऐसी वाली सिचुएशन से बचना, ठीक है, वॉर ना हो, ठीक है, कंट्रोलिंग द डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, कॉन्सिक्वेंस दैट इमिनेंट फ्रॉम अ गिवन कॉन्फ्लिक्ट देन ऑन फाइंडिंग सॉल्यूशन टू द अंडरलाइंग इशू कॉजिंग इट, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सॉल्यूशन ढूंढना है, बस क्या करना है, जितने भी ये जो खतरनाक या फिर विनाशकारी जो परिणाम है युद्ध के कॉन्फ्लिक्ट के, उन सबसे बचना, ठीक है। संघर्ष प्रबंधन की दृष्टिकोण किसी दिए गए संघर्ष से उत्पन्न होने वाली विनाशकारी परिणामों को कम करने या नियंत्रित करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है, उसको कम करना और नियंत्रित करना, ठीक है। इसके कारण अंतर्निहित मुद्दों के समाधान पर खोजने पर, ठीक है, कि और उसके बाद हमें सॉल्यूशन भी देखना कि ये क्या है, ये किस तरीके से ये जनरेट हो रहा है, क्या समाधान हो सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले तो आप मैनेज करने की कोशिश करोगे ना, उसके बाद वो आगे स्टेप लोगे ना, कि मान लो कोई कन्फ्लिक्ट है एकदम से ज्वलंतशील है, तो उसको क्या करोगे, पहले शांत करोगे, है ना, पहले शांत करोगे, जैसे तैसे पार्टी को अग्री करोगे, फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज ये मान के चलिए कि परमानेंट सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा, केवल मैनेज करने की बात कर रहा है। और जैसे मैंने मैनेज करना बताया, ठीक है, मैनेज कैसा है, सब्जेक्टिव अप्रोच है, ठीक है। आगे हम देखें कि टिपिकली कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज आर द यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स फॉर डिटरेंस और पीस कीपिंग। ये जो ज्यादातर जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज है ना, वो किसके लिए यूज होती है, कि ज्यादातर किसका यूज करती है, मिलिट्री का इंटरवेंशन यूज कर लेती है, किसके लिए, डिटर करने के लिए। अब देखिए डिटरेंस का इधर मीनिंग समझिए, डिटर का मतलब ये होता है कि मान लो थोड़ी देर के लिए, जैसे चाइना ने न्यूक्लियर बम अपना इजाद कर लिया और बोल दिया कि हम किसी के ऊपर फर्स्ट यूज नहीं करेंगे, ठीक है, मगर क्या है, इंडिया के ऊपर एक तरीके से दबाव है या नहीं है कि कब चाइना इस पॉलिसी को खत्म कर दे, है ना, और कब वो उसके ऊपर अटैक कर दे। तो इंडिया ने भी क्या करा, न्यूक्लियर बम बना लिया। तो ये क्या करा इंडिया ने, डिटर कर दिया कि अगर बाई चांस अगर तुम किसी भी तरीके से अगर हमारे पे हमला कर दो तो हमारे पास भी बम है, आपका भी उतना ही नुकसान होगा जितना हमारा होगा। तो आप डिटर कर रहे हो कि अगर आप हमसे युद्ध छेड़ते हो तो परिणाम बहुत भयानक होंगे, उतना ही डिस्ट्रक्टिव होगा जितना
आप हमारे लिए और हम आपके लिए, ठीक है। तो डिटर करना, ठीक है। उसके बाद और क्या है, और पीस कीपिंग। तो मिलिट्री का यूज करा जाता है ज्यादातर कन्फ्लिक्ट मैनेज करने के लिए। कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में जो स्ट्रेटेजीज यूज करी जाती है, जो रणनीति और यूज करी जाती है, वो मिलिट्री यूज होता है। किसके लिए? डेटरेंस के लिए और पीस कीपिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है? सेपरेटिंग द कन्फ्लिक्ट पार्टीज फ्रॉम ईच अदर। उसके बाद दोनों जो कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज है उनको अलग अलग कर दिया जाता है, ठीक है। आगे क्या होता है कि जब इसमें मिलिट्री यूज कर लेते हैं तो क्या है कि जितनी भी पार्टी है जो कन्फ्लिक्ट में थी उनको सेपरेट कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, और ऐसे तरीके से कर दिया जाता है कि ये आगे जाके एक दूसरे को परेशान ना करे, इन्फिल्ट्रेट ना करे, दूसरे को हार्म ना पहुंचाए। प्रतिरोध या शांति बनाए रखने के लिए विशिष्ट संघर्ष प्रबंधन रणनीति सैन्य बल का प्रयोग या उपयोग है। संघर्ष दलों को एक दूसरे के साथ अलग करना ताकि वह एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। तो यहां से जो यूज ऑफ मिलिट्री है उसको लेके चलना, किसके लिए? डेटरेंस के लिए, ठीक है, पीस कीपिंग के लिए। तो आप सब देखते होंगे कि बहुत जगह आप सबने सुना होगा कि इंडिया की पीस कीपिंग फोर्स गई हुई है जहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो रखा है, चाहे अफ्रीका हो चाहे कहीं पे भी हो। तो पीस कीपिंग क्या है? मिलिट्री यूज के थ्रू तो मैनेज करा है हमने कन्फ्लिक्ट को। अब आगे जो दूसरा जो मेथड है कन्फ्लिक्ट मैनेज करने के लिए या फिर कन्फ्लिक्ट को शांत करने के लिए, उसको समाधान करने के लिए, उसको बोलते हैं कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। देखिए अब इसको ये मान के चलिए कि जो अभी हमने पहले जो पढ़ा है कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ये उससे आगे की टेक्निक, ठीक है। क्या है? कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इज अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ज्यादा व्यापक है, ठीक है। एक व्यापक उपागम है या अप्रोच है, ठीक है, बेस्ड ऑन म्यूचुअल प्रॉब्लम शेयरिंग बिटवीन द कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज या कन्फ्लिक्ट पार्टीज, ठीक है। अब देखो कोई भी कन्फ्लिक्ट है, ठीक है, और सेम इसको भी उतना ही प्रॉब्लम है कंट्री ए को और कंट्री बी को भी उतना ही प्रॉब्लम है, ठीक है। दोनों का एकदम म्यूचुअली दोनों एक दूसरे से प्रभावित हो रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, और दोनों के लिए समान टेंशन है। ये नहीं है कि कोई अप एंड डाउन है, ठीक है, दोनों के लिए म्यूचुअली प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ऐसी ऐसी कन्फ्लिक्ट को हम कैसे रिजॉल्व करें, ठीक है। तो देखो क्या नाम था कि थोड़ी देर के लिए देखो, जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो बॉर्डर है और जो यहाँ पे जो लोग हैं, चाहे बांग्लादेश के लोग इस तरफ हों या फिर इंडिया के लोग, तो ये दोनों के बीच में एक टेंशन ही कन्फ्लिक्ट है, ठीक है, और दोनों ही प्रभावित हो रहे हैं इधर से, ठीक है। तो इसको किस तरीके से समाधान करा जाए, तो वो हम रिजोल्यूशन के अंदर हम इसका समाधान करेंगे, ठीक है। अब देखिए जो रेजोल्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट है ना, उसका क्या मीनिंग होता है कि जो डीप रूटेड जो सोर्स ऑफ प्रॉब्लम है कि समस्या की जड़ कहाँ है, ठीक है। कोई भी संघर्ष है तो उसकी जड़ है कहाँ, कहाँ से ये निकल रहा है, उसको ढूंढना या उसका समाधान करना या उसको एड्रेस करना, ठीक है। चेंजिंग द बिहेवियर सो दैट इट इज नो लॉन्गर वायलेंट, कि देखो इस तरीके से परिवर्तन करना, इस तरीके से व्यवहार में परिवर्तन करना कि जो वायलेंट जो प्रॉब्लम है ना वो ना रहे। कि देखो आफ्टर ऑल मान लो कि कोई भी कन्फ्लिक्ट, मान लो जैसे अगर हम यहाँ पे नहीं इजराइल और पैलेस्टीन वाला नहीं, तो देखो जो कन्फ्लिक्ट है दोनों लोग जूझ रहे हैं, यहाँ के भी लोग मर रहे हैं, यहाँ के भी लोग मर रहे हैं, दोनों लोग मर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से रिजॉल्व करना कि वो खत्म हो जाए, कि आगे आने वाली जो पीढ़ी है ना वो इस कन्फ्लिक्ट से किसी भी तरीके से ग्रसित ना रहे या इससे किसी भी तरीके से प्रभावित ना हो रहे और अपना फ्यूचर बर्बाद ना करें, ठीक है। कि आपकी जो जनरेशन है, जनरेशन से जनरेशन वो इसी के लिए लड़ रही है, ठीक है।
तो इस तरीके से एड्रेस करना प्रॉब्लम को, ठीक है। एटीट्यूड सो दे नो लॉन्गर हॉस्टाइल, ठीक है, वो दोबारा से ना हो अब, ठीक है, हिंसक ना हो, अपना व्यवहार उस तरीके का बदल जाए, ठीक है, वो ग्रसित ना रहे उस प्रॉब्लम से, वो शत्रुता खत्म हो जाए, शत्रु ना रहे एक दूसरे के। वो जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट चाहता है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ये कहता है कि जो संघर्ष है वो हृदय से खत्म हो जानी चाहिए, किसी भी प्रकार की एक रत्ती भर की वो नहीं रहना चाहिए जिससे आगे आने वाली पीढ़ी भी उससे प्रभावित हो, ठीक है। संघर्ष के समाधान का अर्थ है कि संघर्ष के गहरे जड़ वाले स्रोतों को संबोधित किया जाता है, ठीक है, बदलते व्यवहार ताकि यह अब हिंसक ना हो, दृष्टिकोण ताकि वह अब शत्रुपूर्ण ना हो, और संरचनाएं ताकि वह अब शोषक ना हो, ठीक है। इस तरीके की संरचनाओं का बदलाव चाहते हैं कि अब वो ज्यादा इससे एक्सप्लॉइट ना हो इस परिस्थिति से। तो आप सब देख रहे होंगे इंडिया जो इजराइल और पैलेस्टीन है, दोनों लड़ रहे हैं, ठीक है, दोनों, यहाँ के भी लोग मारे जा रहे हैं, यहाँ के भी लोग मारे जा रहे हैं, और आगे पता नहीं कितनी जनरेशन है। अभी तो करंट में आप देखो रशिया और यूक्रेन वाला वॉर अगर खत्म भी हो जाता है तो क्या है कि क्या लड़ाई नहीं होगी, आंतरिक लेवल पे चलती रहेगी कितने सालों तक वो आंतरिक स्तर पे, क्योंकि वो साइकी में बैठ जाता है ना, इसको एड्रेस करना प्रॉब्लम हो जाता है, और इसको ही एड्रेस करता है रिजोल्यूशन कि साइकोलॉजिकल लेवल पे, ठीक है। जैसा कि हमने बात कर रहे थे कि बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, वो डीप रूटेड सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पे जाता है कि ये जो संघर्ष है इसकी स्थिति कहां से उत्पन्न हो रही है। आगे हम देखते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो टर्म है ना, वो क्या एक प्रोसेस भी है और एक परिणाम भी है, ठीक है। द टर्म इज यूज्ड टू रेफर बोथ टू द प्रोसेस, ठीक है, और द इंटेंशन टू ब्रिंग अबाउट दीज चेंजेस, ठीक है, जो हृदय परिवर्तन की बात कर रहा है, जो साइकी में बदलाव करने की बात कर रहा है, जो डीप रूटेड जो प्रॉब्लम है, जो रूट्स है उनको एड्रेस करने की बात कर रहा है, एंड टू द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस, कि वो जो प्रोसेस है वो कैसे कंप्लीट हो जाए। तो मीन्स और एंड्स की बात कर रहा है ये, ठीक है, क्लियर है। सो इट इज डिफिकल्ट टू अवॉइड इम्बिग्विटी अबाउट इट्स प्रिसाइज मीनिंग। तो क्या है, इसलिए इसे सटीक अर्थ के बारे में अस्पष्टता से बचना मुश्किल है। तो एकदम क्लियर कट मैनर में बात करता है, ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं होगा, एकदम सामने, ठीक है, सामने खुल्लम खुल्ला हम समाधान करेंगे, किसी भी प्रकार का संशय नहीं होगा, ठीक है। अगर संशय रहेगा तो फिर कॉन्फ्लिक्ट बना ही रहेगा। जिसे एकदम खुले विचार से कि हाँ आप भी अपनी पुरानी सोच को छोड़ के आगे आओ और हम भी अपनी सोच को आके हम डिसाइड करें कि इस संघर्ष को हमें आगे बढ़ाना है या फिर इसको ख़त्म करना है, कि आगे आने वाली पीढ़ी अपना इनोवेशन पे ध्यान देगी, इंजीनियरिंग पे ध्यान देगी, आगे तरक्की पे ध्यान देगी, या फिर इसी कॉन्फ्लिक्ट में बिजी रहेगी। इन सब चीज़ों को एड्रेस करना। आगे देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इंक्लूड बिकमिंग अवेयर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, बिकमिंग अवेयर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, डायग्नोजिंग इट्स नेचर एंड अप्लाइंग एप्रोप्रिएट मेथड इन ऑर्डर टू, ठीक है। क्या है कि संघर्ष के समाधान की प्रक्रिया में संघर्ष के बारे में जागरूक होना, पहली बात, इसकी प्रकृति का निदान करना, डायग्नोज करना, ठीक है, डायग्नोजिंग, ठीक है, और इसके लिए उचित तरीके लागू करना शामिल है। अब वो कौन से तरीके हैं, कौन से उपाय हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं, वो लिखे हुए हैं। तो पहला मेथड क्या है, डिफ्यूज द नेगेटिव इमोशन एनर्जी इन बोर्ड, कि जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, कि मतलब मान लो कोई पार्टी ए और पार्टी बी, आप भी एकदम
प्योर हार्ट हो गया हो, एकदम साफ दिल से आओ, ये भी साफ दिल से आएगा, खुले विचार से आओ, ये भी खुले विचार से आएगा। तो जितनी भी नेगेटिविटी है ना उस सबको दूर करो, ठीक है। उसके बाद हम रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब किसी के मन में संशय है तो नहीं हो सकता, ठीक है। एम्बिग्यूटी की कोई जगह नहीं है, अस्पष्टता की कोई जगह नहीं है रेजोल्यूशन के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड है, इनेबल द डिस्प्यूटिंग पार्टी टू अंडरस्टैंड एंड रिजॉल्व देयर डिफरेंस, ठीक है। जितने भी विवादित पक्ष हैं, ठीक है, को उनके मतभेदों को समझने और हल करने में सक्षम किया जाए। कि मान लो कोई कंट्री ए है और कंट्री बी है, कंट्री बी इसके पक्ष को समझेगा, कंट्री ए इसके पक्ष को समझेगा, दोनों समझे कि मतभेद कहाँ से हो रहा है, इसका हल किस तरीके से आ सकता है, ठीक है। क्या है, विवादित पक्षों को उनकी मतभेदों को समझने और हल करने में सक्षम करना, ठीक है। इनेबल करना कि हाँ आप उसकी भी प्रॉब्लम समझो और अपनी भी प्रॉब्लम समझो, तब जाके आप समाधान करो। उसके बाद जो थर्ड है, रिजॉल्व द डिफरेंस शो एज टू अचीव सॉल्यूशन, कि इस तरीके से रिजॉल्व करो, मतभेदों को सुलझाएं ताकि उन समाधानों को हासिल किया जा सके, ठीक है। समाधान स्थापित किए जा सके, समाधानों को हासिल नहीं, ठीक है, जो थोपे गए नहीं है, ठीक है, जो थोपे नहीं गए। कि ये ना हो कि आप थोप रहे हो, नहीं, सबका सहमति होगा, ठीक है, ऐसा विचार है, इस तरीके से समाधान कि सब कोई उसे सहमति दे दे, सर्व सहमति, ठीक है, सर्व सहमति, ठीक है, ये आना चाहिए। ये नहीं कि कोई दूसरा उसे अडॉप्ट कर लेगा और फिर लागू कर रहा है सब पे, ऐसा नहीं होगा। जिन पर सभी प्रमुख पक्षों ने सहमति जताई है, ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई असहमत है, और जो संघर्ष के मूल कारण को दूर करता है, जो भी संघर्ष का मूल कारण है, जो रूट कोज है, उसको दूर करता हूं, ठीक है। ऐसी कोई भी, अगर हम थोड़ा सा वर्नाकुलर में बोलें, कि ऐसी कोई भी विचार जो आग लगाते हैं उन सबको दूर करना, ठीक है। अब देखिए, अ रेजोल्यूशन प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द नीड ऑफ द प्राइमरी पार्टी, ठीक है। कोई भी, मान लो कोई कंट्री है, कोई प्राइमरी पार्टी है, तो उसका जो कोई कन्फ्लिक्ट है, उसकी क्या जरूरत है इस कंट्री की, ना कि जो मध्यस्थता कराने वाला है उसकी क्या जरूरत है, ठीक है। ये समझना, कन्फ्लिक्ट रेदर देन ऑन द इंटरेस्ट और अजम्पशन ऑफ द रिजॉल्वर, ठीक है। कि जो पार्टी मध्यस्थता करा रही उसकी इंटरेस्ट क्या है, इस पे ये इस चीज को नहीं बोलता है कि हाँ भाई इस व्यक्ति को जरूरत है, ये संघर्ष खत्म कर दिया जाए, ठीक है, इसके ऊपर ध्यान देता है। ये किसकी, प्राइमरी पार्टी की इंटरेस्ट या नीड के ऊपर बात करता है, ना कि रिजॉल्वर की। हाँ भाई ये जो तीसरा बंदा जो मध्यस्थता करना है इसका क्या रीत है, उसके बारे में बात नहीं करता, और इसको निगेट करता है कि नहीं इसके ऊपर हम ध्यान नहीं देंगे, बल्कि हमारा जो प्राथमिक उद्देश्य क्या है, इसको मुक्त कराना, इस कन्फ्लिक्ट से इसको मुक्त करा देना, ठीक है। अब देखिए क्या, दिस अप्रोच इज सीन टू बी इन क्लियर ओपोजिशन और ट्रेडिशनल नोशन ऑफ द पावर पॉलिटिक्स। देखो कोई पहले के, अभी भी देखो, जैसे मैंने इंडिया और चाइना वाला लिया, चाइना कभी भी चाहेगा ही नहीं कि वो ये रिजॉल्व हो जाए, ठीक है, ये पावर पॉलिटिक्स के लिए उसे हमेशा लटकाए रहेगा, ठीक है। तो ये चीजें समझना, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस अप्रोच इज दैट एनी कन्फ्लिक्ट शुड नॉट बी viewed as a contest to be won but as a problem to be solved, ठीक है। ये नहीं देखता है कि ये कंटेस्ट है, ठीक है, कोई कन्फ्लिक्ट एक कंटेस्ट नहीं है, इस केवल इस स्वरूप में देखता है कि हर कन्फ्लिक्ट का समाधान उपलब्ध है, उसको रिजॉल्व करना है। यह दृष्टिकोण सत्ता की राजनीति की पारंपरिक धारणाओं के स्पष्ट विरोध में देखा जाता है। इस दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य यह है कि
किसी भी संघर्ष को जीतने की प्रतियोगिता के रूप में ना देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे हल करने वाली समस्या के रूप में देखा जाना चाहिए। ठीक है, हम हल कर सकते हैं, हर कॉन्फ्लिक्ट को हम समाधान कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी तो डिजिटल एज है, मगर जैसे हर ताले की चाबी होती है, वैसे ही हर कॉन्फ्लिक्ट का एक रेजोल्यूशन होता है, रिजॉल्व करना होता है, एक सॉल्यूशन होता है। अब जो तीसरा जो मेथड है, जो अप्रोच है कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने का, वो है संघर्ष परिवर्तन, कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब देखिए अभी तक हमने क्या करा, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कर लिया, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पढ़ लिया, उसके बाद आता है कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन? refers to the long term and deeper structural dimension of the conflict resolution। अब ये इसके डीपर स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। ठीक है, ठीक है, इसकी संरचना क्या है, जो कॉन्फ्लिक्ट हम रिजॉल्व कर रहे हो तो उसकी संरचना क्या है, तो इसकी गहराई इससे 2 कदम आगे की सोचता है। ठीक है, तो क्या है, संघर्ष परिवर्तन संघर्ष समाधान के दीर्घकालीन और गहरे संरचनात्मक आयामों को संदर्भित करता है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एज द कॉम्प्रिहेंसिव टर्म, जैसा कि हमने पढ़ा था, जो कि CR जो है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, वो क्या है, एक व्यापक अवधारणा है। ठीक है, टू इनकम्पास वॉरियस अप्रोचेस एंड मेथड यूज्ड टू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट नॉन वायलेंटली at all level of society and nation। ठीक है, एंड स्टेट्स। ठीक है, कि नॉन वायलेंट अहिंसक रूप से हम बहुत सारे मेथड्स या फिर ऐसी टेक्निक का यूज करते हैं जिससे हम समाधान, जो संघर्ष है उसको समाधान कर सके। While conflict transformation indicates the deepest level of change in conflict resolution process। ठीक है, क्या है कि संघर्ष समाधान, जबकि संघर्ष समाधान प्रक्रिया में परिवर्तन की गहरे स्तर को इंगित करता है। कि ये जो रेजोल्यूशन जो है बनाया है आपने, इसका जो स्ट्रक्चर है, किस तरीके से ये काम कर रहा है, जो इसकी जो टेक्निक है, उसके बारे में ये बात करता है कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। कि मान लो थोड़ी देर के लिए इन इजराइल एंड पैलेस्टीन का जो प्रॉब्लम चल रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के तहत हम इसको चाह रहे हैं कि सब दोनों ओपन माइंडेड आए और एक दूसरे से संपर्क साधे और दोनों आपस में रहे। ठीक है, तो ये जो मेथड है, जिस मेथड पे ये बात कर रहा है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कि आप इस तरीके से आए, तो ये उस स्ट्रक्चर की बात कर रहा है कि ये स्ट्रक्चर कैसा हो। ठीक है, ये स्ट्रक्चर की उसके आगे की बात करता है, उसकी सूक्ष्म रूप की बात करता है। देखिए जो तीसरा अप्रोच है उसी के आगे हम देखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इज यूजली यूज्ड टू रेफर अ स्पेसिफिक अप्रोच टू अमेलियोरेटिंग violent conflict which concentrate on the changes needed at many different level of society or states in order for peace to take hold in the long term। कि परिवर्तन आमतौर पर हिंसक संघर्ष को सुधारने के लिए एक विशिष्ट दृष्टिकोण को संदर्भित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, एक विशिष्ट दृष्टिकोण प्रोवाइड कराता है क्या, ट्रांसफॉर्मेशन, जो शांति के लिए दीर्घ अवधि, ठीक है, एक तरीके से दीर्घकालीन लिख लीजिए, में पकड़ बनाने के लिए समाज के कई अलग अलग स्तरों पर आवश्यक परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करता है। कि देखो जो शांति है वो दीर्घकालीन कैसे हो, तो समाज में और भी अलग अलग मुद्दे होंगे, ठीक है, और अलग अलग
जड़ें होंगी तो या स्तर होंगे, उन पे किस प्रकार का परिवर्तन किया जाए। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको देखना हो, जैसे हमें रिजॉल्व करना है किसी भी कंट्री का, और सबसे पहले हम उसकी स्ट्रक्चर को देखेंगे ना, कि जैसे अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे कि हाँ ये सबसे पहले हमें इंडिविजुअल लेवल पे क्या है, एक ह्यूमन वैल्यू क्रिएट करना होगा कि वो हर किसी को ह्यूमन समझे, फिर दूसरे की संस्कृति को वो रिस्पेक्ट करे। तो ये जो स्तर है, तो एक तरह से हो गया, एक इंडिविजुअल स्तर हो गया, कल्चरल स्तर हो गया, इंटेलेक्चुअली, ठीक है, बौद्धिक रूप से। तो ऐसे ऐसे स्तरों पर परिवर्तन की और ध्यान केंद्रित करता है हमारा, कि हम किसी चीज को अगर रिजॉल्व करना चाहते हैं तो हम जो स्तर है, जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, अलग अलग स्तर हैं जो समाज के, उन पर भी हमें बदलाव की जरूरत है। केवल और केवल आप कॉपी और पेस्ट नहीं कर सकते कि हाँ ये शांति का नियम बनाया और ये समाज में हमने लागू कर दिया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपको उसको समझना पड़ेगा कि जो संघर्ष है वो किस किस स्तर पर है और कहाँ कहाँ पे हमें उसकी जरूरत है, उसको परिवर्तन करने की जरूरत है। उस चीज की बात करता है ट्रांसफॉर्मेशन, कि वो जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर में जो सब स्ट्रक्चर है, वहां पे किस किस तरीके का बदलाव होगा। अब ये देखिए, जो कन्फ्लिक्ट जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो कन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन है, जो कन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन है, उसका एम क्या है कि ट्रांसफॉर्म करना अ कन्फ्लिक्ट फ्रॉम वायलेंस एंड डिस्ट्रक्शन इनटू अ कंस्ट्रक्टिव फोर्स। कि जो कन्फ्लिक्ट, जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो उद्देश्य है, वो क्या करना है कि संघर्ष को हिंसा और विनाश से एक रचनात्मक शक्ति में बदल देना। किसमें? एक रचनात्मक शक्ति में बदल देना। ठीक है, कि जो कन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन से क्या है, एक रचनात्मक शक्ति आ जाए, कंस्ट्रक्टिव फोर्स के रूप में वो काम करे, ना कि डिस्ट्रक्टिव, उससे उत्थान हो ना कि विनाश हो। और क्या है कि और जितने भी रिमूव करे, ठीक है, जितने भी जो कन्फ्लिक्ट को पैदा कर रहे हैं या ऐसी स्थिति या वायलेंस को उजागर कर रहे हैं, वैसी स्थिति को खत्म करें। ठीक है, द पीस विच डेवलप्स विल देन बी डीप रूटेड एंड सस्टेनेबल। अब देखिए, जो कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बात कर रहा था, उससे ये 4 कदम आगे की बात कर रहा है कन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोला है कि इसके बाद जो डेवलप होगा वो क्या होगा, वो डीप रूटेड पीस होगा। ठीक है, वो एकदम शांति की स्थिति होगी और सतत होगी, सस्टेनेबल होगी। ये नहीं कि कुछ देर के लिए आप शांति स्थापित होगा और फिर बाद में खत्म हो गया, ऐसा नहीं। कन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्यों? क्योंकि ये लेवल पे काम कर रहा है ना, अलग अलग लेवल पे। अब मान लो किसी का भी व्यवहार बदलना है तो हम क्या करेंगे, पहले उसके मन को जीतेंगे, फिर उसके बाकी पक्षों को, कि उसको सांस्कृतिक तौर पे, बौद्धिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, इन सभी चीजों को हम ध्यान में रखते हैं, तभी हम किसी चीज को जीत सकते हैं। तो उसी की बात कर रहा है, एक रचनात्मक शक्ति के तौर पे ही कार्य करेगा। और दोबारा से देख लेते हैं कि इसका उद्देश्य एक संघर्ष को हिंसा और विनाश के रचनात्मक शक्ति में बदलना होगा। ठीक है, जो समाज परिवर्तन पैदा करता है। ठीक है, एक समाज परिवर्तन पैदा करेगा। ठीक है, उन स्थितियों को उत्तरोत्तर हटाता है, उन स्थितियों को उत्तरोत्तर हटाता है या कम से कम करता है जिससे संघर्ष और हिंसा उत्पन्न होती है या हुई है। और जो शांति विकसित होगी इसके बाद, वो गहरी जड़ें और टिकाऊ होगी, सतत होगी, सस्टेनेबल होगी। आगे हम देखें कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन टाइप इंटरवेंशन प्रमोट नॉन वायलेंट मैकेनिज्म। ठीक है, नॉन वायलेंट। अच्छा, हमने पढ़ा था कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में, तो उसमें तो मिलिट्री था। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है कि नॉन वायलेंट मैकेनिज्म, ऐसा कोई भी जिससे वायलेंस होता है, ऐसा कोई मैकेनिज्म, ऐसा फैक्टर हम लेंगे ही नहीं।
उसका प्रयोग ही नहीं करेंगे ऐसे उपायों का। तो नॉन वायलेंट मैकेनिज्म दैट रिड्यूस एंड अल्टीमेटली एलिमिनेट वायलेंस, कि वास्तविक रूप से जो हिंसा है उसको खत्म करे। फोस्टर स्ट्रक्चर दैट मीट बेसिक ह्यूमन नीड्स, ऐसी संरचनाओं का उदय करना है जिससे मानव की जो मूलभूत जरूरतें हैं उसको पूरा हो। मैक्सिमाइज पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी बढ़े, मैक्सिमाइज पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन डिसीजन दैट अफेक्ट देम, ठीक है, लोगों का भागीदारी बढ़े, ठीक है, जिससे ऐसे निर्णय जिससे व्यक्ति प्रभावित होता है। रूपांतरण प्रकार के हस्तक्षेप अहिंसक तंत्र को बढ़ावा देते हैं, जो हिंसा को कम करते हैं और अंततः समाप्त करते हैं, ठीक है। संरचनाओं को बढ़ावा देते हैं जो बुनियादी मानवीय जरूरतों को पूरा करते हैं, ठीक है, और उन्हें प्रभावित करने वाले निर्णयों में लोगों की भागीदारी को अधिकतम करते हैं, ठीक है। तो ये अगर हम देखें, अगर हम एनालाइज करें तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ये ज़्यादा गहराई से चीज़ों को बदलता है, उसका समाधान करता है अभी तक के एनालिसिस में। आगे हम अगर देखें कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन को, तो हम कैसे बता सकते हैं प्रोसेस ओरिएंटेड। अगर हमारा प्रोसेस, अगर हमारा दृष्टिकोण है या जो प्रक्रिया अगर हम उन्मुख से अगर हम देखते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन इज प्रोसेस ओरिएंटेड, ठीक है, प्रक्रिया के उन्मुख है। नॉट जस्ट फोकस ऑन शॉर्ट टर्म सेटलमेंट, ये कभी भी शॉर्ट टर्म सेटलमेंट की बात ही नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि देखो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन भी कॉम्प्रिहेंसिव था, लॉन्ग टर्म की बात करता था, मगर ये उससे भी ज्यादा, क्योंकि स्ट्रक्चर लेयर्स में बात कर रहा है, उसके और डीप रूटेड प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, ना कि केवल अल्पकालीन समाधान पर केंद्रित है, ठीक है। आगे हम देखिए कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन इज एन ऑनगोइंग कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, कि ये नहीं है कि एकदम से, ये हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है, जिसके द्वारा क्या होता है डिस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप, जितने भी विनाशकारी संबंध है ना, जिसके द्वारा विनाशकारी संबंधों को संबंधों में विकसित किया जाए, मतलब अच्छे संबंधों में विकसित किया जा सकता है, ठीक है, ठीक है, जिससे क्या हो, जिसमें संघर्ष को अहिंसक तरीके से स्थायी रूप से सुलझाया जा सके। संघर्ष को किसके, नॉन वायलेंटली और स्थायी, एक सस्टेनेबल, जो हमने देखा था ना पिछली स्लाइड में, सस्टेनेबल वे में उसको रिजॉल्व कर सके या सुलझा सके। आगे हम देखें तो क्या है, कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन एसोसिएटेड विथ अ कमिटमेंट टू मोर लॉन्ग टर्म प्रोसेस, ठीक है, जैसा कि हमने ये पढ़ा कि ये कॉन्टिन्यूस चलने वाला है, ठीक है, ऑफ रिकंसिलिएशन, सेटिस्फैक्शन ऑफ बेसिक नीड्स एंड ऑफन ऑल्सो डेमोक्रेटाइजेशन, कि देखो आखिरकार ये किस तरीके की एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, दीर्घकालीन प्रक्रिया है, बुनियादी जरूरतों को संतुष्ट करती है, अक्सर लोकतांत्रिकरण की ओर प्रतिबद्ध होती है, कि साथ जुड़े जो संघर्ष है उसको परिवर्तित करती, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये हमने प्रोसेस के स्वरूप में देखा। प्रोसेस के बाद अगर हम देखें तो दूसरा हम लिख सकते हैं एड्रेसिंग रूट कोज, कि गुड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इंक्लूड एड्रेसिंग बेसिक नीड्स, ठीक है, एक अच्छा कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन क्या चीज को एड्रेस करेगा, कि बेसिक नीड क्या है, रिमूविंग अंडरलाइन स्ट्रक्चर्स दैट कॉज कॉन्फ्लिक्ट, कि जो संरचना है जिससे जो संघर्ष उत्पन्न हो रहा है, उन संरचनाओं के उप संरचनाओं को चिन्हित करना और उसका समाधान करना, ठीक है, अंतर्निहित संरचनाओं को हटाना शामिल है जो संघर्ष का कारण बनते हैं, ठीक है, ऐसे लेयर्स, ऐसे लेवल जो जिससे संघर्ष उत्पन्न हो रही है उसको हटाना। आगे हम देखें मल्टी लेवल, कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन आल्सो रिकॉग्नाइजेस द नीड टू बिल्ड पीस एट डिफरेंट लेवल, कि देखो एक लेवल पे पीस को डेवलप नहीं करना, ठीक है, जो डिफरेंट लेवल है, जो सब स्ट्रक्चर है, उस लेवल पे जो उप संरचनाएं हैं किसी भी समस्या की या किसी भी स्थिति की,
उन सब के ऊपर हमें कि एक जगह शांति स्थापित करने से कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होगा, बल्कि हमें सभी जितने भी आयाम है सभी में हमें शांति स्थापित करनी होगी। ठीक है, क्योंकि हर समस्या एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कि जैसे मान लो कि जो बॉर्डर प्रॉब्लम है वो किसी और से जुड़ी होगी, ट्रेड प्रॉब्लम किसी और से जुड़ी होगी। तो ये जो लेयर्स है, इन और ट्रेड प्रॉब्लम, कल्चरल प्रॉब्लम्स है, तो ये जितनी भी लेयर्स हैं इन सभी लेयर्स पे शांति आए। ठीक है, दिस इंक्लूड पॉलिटिकल लेवल थ्रू agreements, economic means, as well as societal level, where relationship have to be rebuilt. ठीक है, इस सभी लेवल पे जितने भी पक्ष है, राजनीतिक हो गया, सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, इन सभी लेवल पे, इन सभी स्तर पे हमें दोबारा से संबंध को स्थापित करना है। चेंज्ड एंड ट्रांसफॉर्म, उसको बदलना है। अगर संघर्ष वाले ये परिस्थिति किसी भी तरीके से उत्पन्न होते हैं तो इनको चेंज करना है और ट्रांसफॉर्म करना है अच्छी स्तर पे। ठीक है, बहुस्तरीय संघर्ष परिवर्तन भी विभिन्न स्तरों पर शांति स्थापित करने की आवश्यकता को स्वीकार करता है। ठीक है, इसमें राजनीतिक स्तर, समझौते और आर्थिक साधनों के साथ साथ सामाजिक स्तर भी शामिल है, जहां रिश्ते को फिर से बनाना, बदलना और रूपांतरित करना। तो ये राष्ट्र की यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे राष्ट्र के राजनीतिक, ठीक है, स्टेट के राजनीतिक समझौते, जितनी भी ट्रीटी है उसके आर्थिक संसाधनों, ठीक है, और जो सोशल लेवल पे जो स्टेट है, जो सोसाइटी है, जो स्टेट्स की, उसकी स्तर पर तो मल्टी लेवल पे काम करता है। जैसे कि हमने बात करी ना, इसमें पार्टिसिपेशन भी होता है, मल्टी लेवल पे कार्य करता है। आगे हम देखिए मल्टी ट्रैक। ठीक है, मल्टी ट्रैक ये आगे हमारा टॉपिक भी है। कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन रिकॉग्नाइजेस दैट पीस इज बिल्ट नॉट ओनली बाय गवर्नमेंट बट दैट मैनी सब स्टेट्स एंड सुपर स्टेट एक्टर्स प्लेड अ रोल। कि जो कन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो बात करता है कि जो शांति जो होगी स्थापित, वो केवल और केवल सरकार ही नहीं करेगी, बल्कि नागरिक और जितनी भी जो उप राज्य है, ठीक है, उप राज्य मतलब इंस्टीट्यूशंस हो गया, एनजीओज हो गए, बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई, ये भी स्टेट सी तो हो गई एक तरीके से। ठीक है, अब जैसे देखिए, अब जैसे कोका, अमेरिका का एग्जांपल ले लीजिए, यूएस का कोका कोला कंपनी, ठीक है, इतनी बड़ी कंपनी, इसका जीडीपी इतना है कि कितने देशों को सरपास कर जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। ठीक है, सुपर स्टेट अब सुपर स्टेट का क्या मतलब है कि जैसे ऐसी ऐसी संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे यूएन हो गया और भी चीजें, वो भी, उनका भी जो भूमिका है बहुत बढ़ जाती है, उनकी यह भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये मल्टी ट्रैक में आ जाएगा, यही कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्म करेंगे। देखिए, मल्टी ट्रैक संघर्ष परिवर्तन यह स्वीकार करता है कि शांति न केवल सरकार द्वारा बनाई गई है, बल्कि कई उपराज्य सुपर स्टेट अभिनेता भूमिका निभाते हैं इन शांति को स्थापित करने के लिए। आप सबने पढ़ा हुआ डिप्लोमेसी भी कितनी की है, ट्रैक 1 डिप्लोमेसी, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी, मल्टी ट्रैक में क्या है कि स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर कौन होता है? बहुत सारी जितनी भी इंस्टीट्यूशंस है जो स्टेट्स के अलग कोई रोल प्ले करती है इंटरनेशनल लेवल पे, वो नॉन स्टेट और किसी ना किसी स्वरूप में संबंध को प्रभावित करती है, उसी को हम नॉन स्टेट एक्टर बोलते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अब इस वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपको ये अच्छा लगा हो लेक्चर तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल पे और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, जितने भी आपके सहपाठी हैं। ठीक है।
बहुत बहुत धन्यवाद।